सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज है लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स का। तो बच्चों आज के सेशन में होगी बात पॉइंट चार्जेस के बारे में। जैसे आपने जाना होगा मैकेनिक्स में हम लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जिनको हमने पॉइंट माना था कि नहीं। पॉइंट मासेस भी आप लोगों ने देखा है। तो बिल्कुल उसी तर्ज पर आज हम समझने वाले हैं कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। वेल बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देख रखा है तो उसमें हम लोगों ने बात की थी भाई फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। जब हम लोग दो बॉडीज़ को रब कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन्स रब ऑफ हो जा रहे थे, रब ऑफ होके इधर से निकल के इधर आ गया, तो यहाँ पे हो गया डेफिसिट, यहाँ पे हो गया एक्सेस। तो जहाँ पे हो गया डेफिसिट वहाँ पे आ गया पॉजिटिव, और जहाँ पे हो गया एक्सेस वहाँ पे आ गया नेगेटिव। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मैंने आपको ये भी बताया था कि चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम। लेकिन कहीं भी अभी मैंने आपको बताया कि चार्ज की संख्या कितनी होगी, कोई मैंने क्वांटिटी असाइन की थी क्या? नहीं की थी। उसी क्वांटिटी को आज मैं असाइन करूंगा, और वो क्वांटिटी किसी चीज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वो चर्चा का मेन विषय रहेगा, जिसको कि आप देखेंगे क्वांटाइजेशन में। और वो कॉन्सेप्ट को ऐसा डेमो देके मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने उंगलियों में नचाओगे न्यूमेरिकल्स को। ठीक, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। सेशन की शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, लिखते हैं पॉइंट चार्ज। अच्छा, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो आप जानते हो, पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो एक कहानी मैं बनाता हूं आपके लिए। हम लोगों ने 11th क्लास में क्या पढ़ा है? 11th क्लास में जिस ब्रांच ने, फिजिक्स की जिस ब्रांच ने डोमिनेट किया उसका नाम है मैकेनिक्स। ठीक, अरे भैया मैकेनिक्स खत्म ही नहीं होती है, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स तक, उसके बाद फिर फ्लूइड मैकेनिक्स चालू होता है, तो मैकेनिक्स ही मैकेनिक्स चलते रहता है। तो बहुत डोमिनेट किया। उसी प्रकार से आपका 12वीं कक्षा में डोमिनेट करने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है, फिर रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो ऐसा लगेगा आपको खत्म ही नहीं हो रहा है, फिर जाके आप थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे। ठीक है, टेंशन मत लो, इतने प्यार से बताएंगे और इतने सरल और साधारण तरीके से बताएंगे कि आपको फिजिक्स इतनी आसान लगने लगेगी। ठीक है, क्या पढ़ना था? मैकेनिक्स। अच्छा, मैकेनिक्स में क्या पढ़ा था हमने? क्या पढ़ा था, याद करो। हमने ये पढ़ा था कि मैकेनिक्स में बहुत बड़े बड़े विशाल क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक विशाल ऑब्जेक्ट मैं मान लेता हूं, कौन सा? ट्रेन। हिंदी में कहते हैं लौपतगामिनी। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं। लौपतगामिनी छोड़ो, क्या है? एक बहुत ही बड़ा विशाल ऑब्जेक्ट है, उसका नाम क्या है? ट्रेन है। अच्छा, तो आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या बकवास कर रहे हैं, ट्रेन कहाँ से आ गया? तो बेसिकली बच्चों हम लोग क्या किया था, ये एक रेलवे स्टेशन है। क्या है? रेलवे स्टेशन। मान लीजिए ये है सिटी, आप हैं जयपुर में, राइट, एंड यू वांट टू ट्रैवल टू लेट्स से अजमेर। आप अजमेर जाना चाहते हैं। ठीक, अब जयपुर से अजमेर का डिस्टेंस आप मान लीजिए, मैं मान लेता हूं ये कितना है, 500 किलोमीटर्स है। बहुत बड़ा डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहां से ट्रेन निकलेगी, छुक गाड़ी तो नहीं, आजकल तो सारी इलेक्ट्रिक ट्रेन होती हैं। ये है उन ट्रेन की बोगीज। ऐसे बहुत सारे बोगीज रहते हैं, स्लीपर क्लासेस रहते हैं, एसी क्लासेस रहते हैं, तो बहुत सारे बोगीज रहते हैं। तो ट्रेन का लेंथ हो जाएगा, मान लो ये तो लगभग मैं मान लेता हूँ आधा किलोमीटर मान लिए, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 0.3 किलोमीटर, अरे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 0.2 किलोमीटर्स, 0.2 किलोमीटर मतलब बच्चों ये कितना हो जाएगा? 200 मीटर मैंने मान लिया ट्रेन का लेंथ। मान लो यार, हमने क्या बोला था? ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारे किए हम लोगों ने, और खासकर हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया था? एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट किया था। ठीक है, अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट न्यूमरेटर में रखो और डिवाइड कर दो किससे? समय से, कितना समय लगा। ठीक है। बट ये सब का रिलेशन इलेक्ट्रिक चार्ज से कैसे है तो बताते हैं धीरे धीरे प्यार से, परत बाय परत एक एक चीज हम लोग खोलते जाएंगे, देखते जाओ। अच्छा, तो हम लोग बात करें पॉइंट ऑब्जेक्ट की। ठीक है, मैकेनिक्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट बड़े बड़े विशाल विशाल ऑब्जेक्ट्स, और दो शहर जिनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके बीच में? दोनों शहरों के बीच में। मान लो ए और बी मैं मान लेता हूं। दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज देन दी लेंथ ऑफ द ट्रेन। जरा सोच के देखो, है कि नहीं? आप मान सकते हो ना, अगर आप
एक कंप्यूटर में सिमुलेशन देख रहे हो, 2 सिटीज़ को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 2 लाइट्स लगे हुए हैं और आप कंप्यूटर में सिमुलेशन देख रहे हो, ठीक है, आप कंट्रोल रूम में हो, मान लो आप रेलवे के, तो आप देखोगे कि ट्रेन जो है ना पॉइंट बाय पॉइंट मूव होते जाएगा, ठीक। तो उस परिस्थिति में हम क्या मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि ट्रेन क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो कभी भी अगर 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उस ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले, अरे फिर से मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनो, कभी भी अगर 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है उस ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले, ऐसे परिस्थिति में उस ऑब्जेक्ट को आप क्या मान सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। So if the distance between 2 cities, in case of mechanics, if the distance between those two cities happens to be very, very large than the length of the train, then it is very safe to assume the train as a point object. लिख लो, चाहो तो लिख लो। तो बिल्कुल इसी शैली में बच्चों मैं बता देता हूं, यहां पे बताता हूं। अगर मान लीजिए यहां पे 2 बॉडीज हैं, यहां पे लिखते हैं क्या, बॉडी क्रमांक 1 और यहां पे दूसरा बॉडी बहुत दूर में बॉडी क्रमांक 2। अगर इन दोनों बीच बॉडीज का दूरी, अगर ये डिस्टेंस है मान लो कितना x, ये बहुत ज्यादा है इनके साइज से, मान लो इसको डायमीटर d, देन इसको आप क्या मान लोगे, इसमें जो भी चार्ज होगा उसको आप क्या मान लोगे, एक पॉइंट चार्ज मान लोगे। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है पॉइंट चार्ज को समझने का। If the distance between the 2 bodies is very, very large than the size of the object, then it is very safe to assume that object as a point charge. Once again, let me repeat, और आपको रट जाना चाहिए, एकदम दिमाग में ना ड्रिल हो जाना चाहिए। If the distance between the 2 objects is huge compared to the size of the object, then it is safe to assume the object as a point charge. या आप ऐसा भी बोल सकते हो, इट इज सेफ टू अज्यूम दैट द एंटायर चार्ज, पूरा का पूरा चार्ज जो है ना ऑब्जेक्ट का, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, एंटायर चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इसीलिए हम उसको पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। तो आगे से जितनी भी कहानी रहेगी सब पॉइंट चार्जेस की रहेगी, आप देखोगे बड़ा मजा आने वाला है। तो भाई मैंने समझा दिया पॉइंट चार्ज, ठीक है, पहला टॉपिक तो हो गया कवर। अब जरा दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा भाई चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं और बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। तो पहला तो एकदम ही बहुत ही आसान है, इसमें शायद मेरे को 2-3 मिनट ही लगेंगे इसको समझाने में। पहले इसको मिटा लेते हैं। जो भी मैं बोलता हूँ ना बच्चों, उसको नोट किया करो, ठीक है। तो आप चाहो तो मैं फिर से बोल देता हूँ, व्हाट इज अ पॉइंट चार्ज, कैसे डिफाइन करोगे पॉइंट चार्ज को, कैसे समझाओगे कि भाई इस चीज़ को पॉइंट चार्ज हम बोल सकते हैं। जब कभी भी 2 ऑब्जेक्ट्स की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है उनके साइज के मुकाबले, तब उन बॉडीज़ पे जो भी चार्ज लगा है हम कह सकते हैं कि वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। बस इतना याद रखें, बाकी सब हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। तो हमने समझ लिया कि भाई पॉइंट चार्ज क्या होता है। एडिटिविटी, यार ये इसका संबंध किससे, एडिटिविटी मतलब क्या होता है, एक प्रकार का एडिशन ही तो है, लेकिन यहाँ एडिशन कहाँ से आ गया, इसको समझने के लिए बच्चों एक डेमो देखो आप। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें बहुत सारे चार्जेस सेटअप है। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट Q1 है, यहाँ पे पॉइंट Q2 है, ठीक। अरे छोड़ो यार, Q1 Q2 अभी क्यों, इतना जनरलाइज करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए यहाँ पे जो चार्ज है उसकी मात्रा 1 है, मान लो यहाँ पे जो चार्ज है उसकी मात्रा -2 है, यहाँ पे +1, क्योंकि देखो चार्जेस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है चार्ज पॉजिटिव, दूसरा होता है चार्ज नेगेटिव। अगर आप इसकी कल्पना करोगे या इसको कंपेयर करोगे मास के साथ, तो बच्चों हमेशा याद रखें मास जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन चार्ज जो है वो 2 रूप में उपलब्ध है, क्योंकि हमने ऐसा साइन कन्वेंशन बनाया। तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, एक और पॉइंट लगाता हूँ, +3 दे देते हैं, मेरा क्या जा रहा है यहाँ पे -4 दे देते हैं। अब अगर मेरे से कोई पूछे कि भैया मानस निकाल के बताइए नेट चार्ज, चार्ज के लिए क्यों, नेट चार्ज ऑन दी सिस्टम। ये जो मैंने यहाँ पे बॉडी बनाई है, यही अपने आप में क्या है बच्चों, एक सिस्टम है। तो इसमें नेट चार्ज कितना होगा, आप क्या करोगे, सर एक काम करते हैं, इसको ऐड करते जाते हैं, प्लस ऑफ -2, तो ये हो जाएगा -2 -4 और ये प्लस,
बस साइन का आपको ख्याल रखना है। तो प्लस वाले देख लो कौन कौन से हैं, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, और ये -4 कट गया, अल्टीमेटली कितना बचा, -2। अभी साइन वाइन छोड़ दो, आप साइन वाइन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं। कैसे जनरलाइज करेंगे, मैं कहता हूं भाई बच्चों यहाँ पे 0.4 था Q1, यहाँ पे Q2 था, यहाँ पे Q3 था, यहाँ पे Q4 था, और ऐसा करते करते बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं। यहाँ पे nth चार्ज है, इसके लिए हम एक बहुत बढ़िया सा प्यारा सा फॉर्मूला बना सकते हैं। हम कह सकते हैं दैट द नेट चार्ज Q नेट ऑन द सिस्टम, इसको हम बोल सकते हैं बच्चों किसके बराबर, एल्जेब्रिक सम ऑफ Q1 Q2, और ये सिलसिला चलते जाएगा कहाँ तक, Qn तक। चाहो तो अगर मैथमेटिक्स के बहुत बड़े फॉलोअर हो आप, तो यहाँ पे समेशन का इस्तेमाल करो, यहाँ पे Qi लिखो, i का वैल्यू लगा दो काउंटर 1 से लेके n तक। ये बहुत बढ़िया सा तरीका है इस चीज़ को एक्सप्रेस करने का। हाँ, एक बात का आपको ख्याल रखना है, साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस साइन लगाना है, अगर नेगेटिव है तो माइनस का चिन्ह लगाना है, जैसा कि मैंने आपको इस उदाहरण में बताया। ठीक, तो अगर कोई आपसे पूछा है कि भैया ये क्या होता है, क्या होता है बताइए तो, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होती है, तो क्या बोलोगे? एडिटिविटी ऑफ चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके जरिए हम बोल सकते हैं द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम, द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पॉइंट चार्जेस ऑन इट। हाँ, तो बच्चों अब गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। समझ में आया एडिटिविटी क्या होता है? अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। अरे रे 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 रे, गलत बोल दिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं। आदत ऐसी हो गई है कि कंजर्वेशन कहीं पे भी लिखा हुआ देखा तो हम सोचते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नहीं नहीं, हर जगह नहीं। ये बहुत लंबी लिस्ट है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने सुना होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सुना होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सुना होगा। अब कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी और एक और बंदा इस लिस्ट का हिस्सा बनने वाला है, उसका नाम है एक इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आप सीखोगे कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अभी बोर्ड में आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स में लिखूंगा, एक ही स्टेटमेंट से अलग अलग तरीके से इनको लिखा गया है, ऐसा आप समझ लो। ठीक है, अगर कुछ नोट नहीं किया है अभी तक आपने तो नोट कर लो यार। ठीक, तो मैं स्टेटमेंट्स लिखने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी उसको नोट करिएगा। और फिर एक शानदार डेमोन्स्ट्रेशन है मेरे पास, जिसके जरिए हम उन दोनों स्टेटमेंट्स को बड़े प्यार से, बड़ी सरलता से समझ लेंगे। ठीक, तो बच्चों सबसे पहला एक ही स्टेटमेंट है ना, एनर्जी का आपको कंजर्वेशन याद है? याद है कि नहीं? तो जिस प्रकार से आप एनर्जी का कंजर्वेशन लिखते थे उसी प्रकार से, उसी शैली में, इन द सेम मोल्ड यू नीड टू फ्रेम द सेंटेंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑल्सो। लिखें? अरे लिखें कि नहीं? चलो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को मैं 2 प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहला यह है कि भाई चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू दी अदर। जिस प्रकार से एनर्जी के बारे में हम बोलते थे, बिल्कुल उसी प्रकार से चार्ज के बारे में भी हम सेम बोलेंगे। ठीक है, लिखें? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो हुआ पहला स्टेटमेंट। बच्चों एक और स्टेटमेंट है हमारे पास। एक और स्टेटमेंट ये है, जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं ना, एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, जो घटना घट जाए, घटने से पहले की एनर्जी और घटने से बाद की एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। बिल्कुल उसी प्रकार से द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसको भी लिखते हैं, और बिल्कुल टेंशन मत लो, बड़े हैवी वर्ड्स लग रहे होंगे लेकिन बड़े आसानी से समझ जाओगे आप। ठीक, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। लिख लेते हैं, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स तो मैंने लिख दिए। अब इनको समझने के लिए मेरे पास है भाई एक डेमोन्स्ट्रेशन फिर से वही है, उसी को रिविजिट कर लेते हैं जो डेमोन्स्ट्रेशन हम अभी तक देखते आए हैं, तो आप इस नज़रिए से भी समझ जाओगे। कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन? GR में लिखता हूं, जहां पर भी आप समझ जाना ग्लास रॉड की बात हो रही है, और ग्लास रॉड को मेरे बच्चों रब होने वाला है सिल्क क्लॉथ से, तो उसको मैंने लिख दिया है SC। बहुत बढ़िया।
इस एग्जाम्पल को जरा समझते हैं और आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि स्टेटमेंट 1 क्या कहना चाह रहा है। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा जगह बना लो यार। आहा, बहुत सुंदर। तो एक काम करते हैं, ग्लास रॉड, ओके, ये हो गया हमारा पास ग्लास रॉड, GR मैंने लिख दिया। ये है हमारे पास सिल्क क्लॉथ। बाहर लिखें, चलो बाहर लिखते हैं। और इसको मैं कहता हूं बच्चों, थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए इसको मैं कह देता हूं, लेट्स से दिस इज योर स्टेज 1। और स्टेज 1 में हम क्या करेंगे, ये सिल्क का क्लॉथ लिए, ये ग्लास का रॉड लिए और इसको ऐसे 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 करके व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू रब इट। ठीक, तो स्टेज 1 का जो मेन उद्देश्य है वो है रबिंग। बहुत बढ़िया। अब इससे होगा क्या, अब चलते हैं स्टेज 2 में। तो स्टेज 2 में आप क्या पाएंगे, आप मान लीजिए इस एक्सपेरिमेंट को रूम में कर रहे हैं, रूम क्या बोल रहा हूं मैं, एक्सपेरिमेंट को लैब में कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या पाएंगे कि ऑल ऑफ अ सडन ग्लास रॉड में आ गए पॉजिटिव चार्ज और सिल्क के क्लॉथ में आ गए नेगेटिव चार्ज। तो ये है आपका ग्लास रॉड, ये है आपका सिल्क का क्लॉथ। ठीक, आप एक रिसर्चर हैं, लैब में काम करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं कि भाई इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज सेटअप हुआ है और इसमें कितना नेगेटिव चार्ज सेटअप हुआ है। तो ये हो गया बच्चों हमारा स्टेज 2। स्टेज 2, तो स्टेज 2 का जो कंक्लूजन निकल के आता है वह ये है कि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस, इक्वल amount of charges are set up, equal amount of charges are set up in both के लिए मैं ये शब्द लिख रहा हूं in either bodies। तो बॉडीज जहां मैंने लिख दिया यहां पे दोनों आ जाएंगे, ठीक है, ग्लास रॉड भी और सिल्क क्लॉथ में भी दोनों इक्वल चार्जेस। तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस है ना, लेकिन नेचर जो है, स्वभाव जो है वो ऑपोजिट रहेगा। अब इससे क्या समझ में आता है हमको, स्टेज 1 और स्टेज 2 से हमको क्या मेनली समझ में आ रहा है, इसको हम लोग यहां पे लिखते हैं। तो देखिए बहुत शानदार सा एक स्टेटमेंट है। स्टेज 1, ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ रब किया, रब करने के बाद क्या पाया, कुछ मेजरमेंट किया, आपके पास कुछ अच्छे अच्छे यंत्र हैं, आपने मेजरमेंट किया, आपने दिखाया कि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज। इसका साफ साफ मतलब ये है, जितना इसमें पॉजिटिव इतना उसमें नेगेटिव। इसका साफ साफ मतलब ये है कि भाई रब करने से कोई नया चार्ज उत्पन्न नहीं हुआ अपने आप में से, जो चार्ज पहले से था वह अपना स्थान छोड़ करके दूसरा स्थान को ग्रहण कर लिया। अंग्रेजी में बताते हैं, द कंक्लूजन दैट यू कैन डिराइव फ्रॉम दीज 2 स्टेजेस इज दैट ऑन रबिंग द ग्लास रॉड विथ सिल्क नो चार्ज इज क्रिएटेड। जैसे मैंने कहा ना, चार्ज कोई अलग से उत्पन्न नहीं हुआ है, बट व्हाट डिड टुक प्लेस इज द ट्रांसफर ऑफ अ चार्ज से फ्रॉम ग्लास रॉड टू द सिल्क क्लॉथ। जैसे ही ट्रांसफर हुआ, यहां पे प्लस बन गया, यहां पे माइनस, एक और ट्रांसफर हुआ, फिर प्लस और एक माइनस, तो 2 प्लस और 2 माइनस, 2 प्लस और 2 माइनस। ये है कहानी। लिखे इसका कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखे। अब इसका कंक्लूजन ये है, इट मीन्स no charge is created in rubbing, no charge is created by rubbing। और जो भी चार्ज पहले से था, ऐसा कह लो, जो भी चार्ज, देखिए यहां पे इस परिस्थिति में वो क्या है, इस परिस्थिति में अगर रबिंग के पहले की मैं बात करूं, लिखना सही नहीं है, रबिंग के पहले की मैं बात करूं तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। जितने इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम पर अगर आप फोकस करोगे, जूम करके देखोगे, इसमें तो बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, जूम कर लिए और हम देखते गए, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। अब क्या हुआ, आपने रब कर दिया, रब करने के बाद क्या होगा, एक एटम आपको ऐसा मिलेगा यहां पे जिसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे, या फिर ऐसा समझ लो 2 एटम ऐसे मिलेंगे जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे। वो एक इलेक्ट्रॉन जाके कहां कूद करके कहां चले गए, सिल्क के क्लॉथ में चले गए। यही तो कहानी है भाई, यही तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। भैया पिछला वीडियो देखा है कि नहीं? अरे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक मिल जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हालांकि मैंने 11th और 12th दोनों की कंप्लीट प्लेलिस्ट लगा के रखी है, जो भी वीडियो देखना है देख लो, ठीक है। और जैसे जैसे लेक्चर्स आते जाएंगे वो प्लेलिस्ट भी अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी, और अगला साल आते आते ये पूरा 11th और 12th का सिलेबस फिनिश होने वाला है, ठीक। तो हमको ये समझ में आया दैट नो चार्ज इज क्रिएटेड बाय रबिंग।
ठीक है। चार्ज ओनली, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुक प्लेस। इससे हमको क्या समझ में आया, इससे हमको ये समझ में आया कि किसका जस्टिफिकेशन हो गया, दिस जस्टिफाइज, ये पूरा का पूरा जो डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको दिखाया है ये किसको जस्टिफाई कर रहा है, दिस जस्टिफाइज। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट 1 की पॉइंट 2, जरा बताओ। ये पूरा जो कहानी आपको समझाया, आपको लैब में लेके गया मैं, लैब में आपसे एक्सपेरिमेंट करवाया, आपने एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया कि भैया इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज सेटअप होता है इसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज सेटअप होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन कूद के इधर चल गए, तो कहीं अलग से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए क्या, नहीं, वो तो पहले से ही उपस्थित थे, बस उन्होंने अपनी जगह बदल ली। इससे कौन सा स्टेटमेंट जस्टिफाई हो रहा है बच्चों, जरा बताइए। सही पहचाना, क्या, पहला स्टेटमेंट, दिस जस्टिफाइज पॉइंट 1 या स्टेटमेंट 1, मैं इसको पॉइंट 1 के रूप में लिख देता हूं। अब अगला प्रश्न आपके दिमाग में बिल्कुल आ सकता है, क्या है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है, हाउ कैन वी जस्टिफाई स्टेटमेंट 2, हाउ कैन वी जस्टिफाई, कौन सा पॉइंट, पॉइंट टू को मैं कैसे जस्टिफाई करूं। और अब टेंशन मत लो, एक एग्जांपल भी देंगे आपको न्यूक्लियर फिजिक्स का, अभी तो न्यूक्लियर फिजिक्स भी पढ़नी है आपको 12वीं कक्षा में, भाई बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो, और मतलब फिजिक्स की एक अलग ही ब्रांच है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर वाकई में फिजिक्स पढ़ना चाहते हो दिल से तो न्यूक्लियर फिजिक्स में एक करियर बना सकते हो आप, सोच के देखना, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में। ओके, क्या बात किया मैंने, हाउ कैन वी जस्टिफाई पॉइंट 2, पॉइंट 2 क्या है भाई, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, बहुत बढ़िया, इसको समझना है तो समझना है, तो वापस से हम ध्यान देंगे किसमें, स्टेज 1 में। बच्चों स्टेज 1 में ध्यान दीजिए, स्टेज 1 मान लो, ऐसा मान लो स्टेज 1 में क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ऐसा मान लो, हमने रब नहीं किया है, कैसा है ये, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का अगर कोई है तो क्या है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे किसी भी एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे। तो बहुत सारे एटम्स होंगे, किसी भी वस्तु में बहुत सारे एटम्स होंगे, तो हर एक एटम का अगर एनालिसिस करें हम लोग, जूम कर करके हर एक एटम को देखें, जो कि संभव नहीं है, फिर भी अगर देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, तो एक कहानी के रूप में आप अगर समझोगे ना चीज़ों को तो आप याद रख पाओगे और किसी दूसरे बंदे को समझा भी पाओगे। ठीक है, तो स्टेज 1 तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, इससे हमको क्या फायदा है, हमको तो ये समझना है कि ये क्या कह रहा है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वर्ड्स कैसे समझे, रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, मान लो सिल्क, क्लॉथ और ग्लास रॉड, शुरुआत में ग्लास रॉड में है मान लीजिए आप 200 इलेक्ट्रॉन्स, और सिल्क के क्लॉथ में भी हैं कितने, 300 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनका अगर जब आप टोटल करोगे तो ये कितने आ गए बच्चों, 500 इलेक्ट्रॉन्स आ गए कि नहीं, सोच लो, जस्ट एक मैंने एग्जांपल लिया, ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ, रब करने से पहले आपके पास कोई एक ऐसा यंत्र है जिससे आप इलेक्ट्रॉन, भाई नहीं तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता ही है ना, मैंने मान लिया ग्लास रॉड में 200 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें कितने थे, 300 इलेक्ट्रॉन थे। तो रब करने के पहले कैसा स्टेटस, ऐसा मैं लिखता हूं, देखो, इलेक्ट्रॉन स्टेटस, ये बहुत बढ़िया से शानदार तरीके से लिखते हैं, कब, बिफोर रबिंग। तो ये कितना है बच्चों, 500 इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सही। रब करने के बाद क्या होता है, अब स्टेटस देखते हैं, ये कौन सा आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा स्टेज 2। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्या, नो, तो क्या लिखोगे, नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पूरा कौन लिखे भाई, अच्छा चलो लिख देता हूं, नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब यहां पे कुछ तो इनबैलेंस, केमिकल लोचा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। कैसे, अगर आप देखोगे यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आया, एक और एक, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। ठीक है, तो यहां पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर से। अब जो स्टेटस है बच्चों, वो स्टेटस कैसा है, ग्लास रॉड के 2 इलेक्ट्रॉन्स जंप करके चले गए, तो ये कितनी संख्या हो गई, 198। और सिल्क क्लॉथ
इसमें पहले से कितने थे? 300 थे, 2 और जुड़ गए, कितने हो गए? 302 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये कितनी होती है? 198 और 302, ये वापस से कितना आएगा? 500 इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा ऐसा सोचो, ये पूरा का पूरा व्यवस्था जो है इसको हम लोग बंद कर देते हैं एक बक्से में। इस बक्से का नाम है एक आइसोलेटेड सिस्टम, स्टेज 1 भी और ये स्टेज 2 भी। इसको भी हम लोगों ने किस में बंद कर दिया बच्चों? इसको भी हम लोगों ने किस में बंद कर दिया? वही है, आइसोलेटेड सिस्टम। और उसके बाद हमने रबिंग की प्रक्रिया की। सिस्टम, ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है इसका मैं आपको स्टेटस बताता हूं। कब? 2 अलग अलग परिस्थिति में, बिफोर द रबिंग एंड आफ्टर द रबिंग। तो बिफोर रबिंग उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी थी? 500। और रबिंग के बाद भी कितनी है? हाँ, स्टेटस बदल गया, इंडिविजुअली स्टेटस बदल गया, लेकिन अगर टोटल देखोगे, इस पूरे को एक सिस्टम मानोगे तो कितना है? 198 और ये 200, 302, तो ये वापस से कितना आ जाएगा? 500 इलेक्ट्रॉन्स। बस यही तो कहानी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई तो टोटल चार्ज रहेगा ना, टोटल चार्ज अगर आप निकालोगे, इसको प्रोटॉन के टर्म्स में भी आप देख सकते हो, तो टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा था, हाउ कैन वी जस्टिफाई पॉइंट 2? दिस इज हाउ यू नीड टू जस्टिफाई पॉइंट 2, राइट? टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। और एग्जांपल बताएं तो यार, एक न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जांपल क्या, आप लोग डीके देखोगे, बहुत खतरनाक चीज़ है वो, बड़े प्यार से आपको बताएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इसको ध्यान रखना। कभी भी कंजर्वेशन के बारे में अगर आपको कुछ आता है, परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, तो आप पहली बात तो 2 स्टेटमेंट्स याद रखेंगे। ठीक है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। सेकंड स्टेटमेंट इज टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये डेमो एमो लिखने की जरूरत नहीं, ये सब आपको समझाने के लिए था। ठीक है, ये मेरा तरीका है पढ़ाने का। डेमो दो, डिफाइन करो, या डिफाइन करो, डेमो दो। ठीक। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे। इस एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे डीके की, किसी न्यूक्लियस की, डीके ऑफ यूरेनियम 238 और यहाँ पे रहता है 92। वैसे ये मास नंबर रहता है, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों को ऐड कर लोगे तो ये संख्या आएगी। ये क्या है, क्या है ये? 92 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो डीके ऑफ, ये यूरेनियम है ना। अच्छा, ये जब डीके होता है तो देखिए इसका रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, ये होता है 238, ये है 92, ये हो गया डीके। यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, इसको लिखने का स्टाइल है। और ये बन जाता है यहाँ पे एक एलिमेंट 234 और यहाँ पे ये हो जाता है 90। और ये जो एलिमेंट बनता है ये डीके किस में होता है? ये न्यूक्लियस है ना बच्चों। किसका न्यूक्लियस है? ये यूरेनियम 238 का न्यूक्लियस है। ये डीके होता है, ये 234 पे है थोरियम, प्लस यहाँ पे रिलीज होता है क्या? एक अल्फा पार्टिकल। अब अगर आप थोड़ा सा और डीप में जाओगे तो अल्फा पार्टिकल जो होता है ये होता है कुछ और नहीं है भैया, अल्फा पार्टिकल मतलब 4He2 ही है। बिल्कुल ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन रहता है। ठीक, 4 मास नंबर, ये समझ गए ना? अब इसको टोटल मारो, ये इधर के LHS में कितना है? 238, ये कितना है? 234, ये कितना है? 4। 234 और 4 कर लिए, कितना आया? 238 आया। बिफोर द डीके कितना? न्यूक्लियस के अंदर का स्टेटस 238, आफ्टर द डीके स्टेटस ऑफ न्यूक्लियस कितना रहेगा? थोरियम का और हीलियम का, दोनों का, अल्फा पार्टिकल का, दोनों को जोड़ लोगे तो कितना आएगा? 238 ही तो आएगा। इधर भी देख लो, ये 92 है तो ये 90 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? तो बिफोर द डीके एंड आफ्टर द डीके, जैसे मैकेनिक्स में हम पढ़ते थे ना कि भाई मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, वैसे ही चार्ज में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिफोर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आफ्टर, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर। ये टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम लेके चलोगे तो वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल में मैं अब काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ, खासकर कंजर्वेशन के बारे में। अब गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे क्वांटाइजेशन की। ओके, तो बच्चों अब आ गए हम लोग फाइनल टॉपिक पे, एंड दैट इज क्वांटाइजेशन। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके दिमाग में, आपके मगज में उठना चाहिए कि भाई क्वांटाइजेशन मतलब क्या? बहुत भारी भरकम शब्द है, तो थोड़ा सम्मान के लिए इसको नीले से लिखते हैं, क्वांटाइजेशन। तो इसके सबसे पहले तो मीनिंग समझने का कोशिश करते हैं ना, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं यार। ओके, इसको अच्छे से समझिए। आगे के जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे सारे क्वांटाइजेशन पर बेस्ड रहेंगे। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अगर आपने
इन डेप्थ में इस आइडिया को नहीं समझा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। ओके, क्या मतलब है इस शब्द का, मीनिंग या फिर अर्थ क्या है? क्या है भाई क्वांटाइजेशन का मतलब? जरा सोच के देखिए। क्वांटिटी, अच्छा क्वांटिटी। देखिए मैं कुछ लिखने जा रहा हूं यहां पे। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स के वातावरण में हम लोग क्वांटिटीज के साथ डील करते हैं। कैसे क्वांटिटीज? हम लोग डील करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। कैसी क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज के साथ हम लोग डील करते हैं। और जहां तक बात फिजिकल क्वांटिटीज का है, वो दीज कैनॉट, या फिर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसा लिखता हूं मैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट वेरी कंटिन्यूसली, जो कि कंटिन्यूसली वेरी नहीं कर पाते हैं, जो विच डू नॉट वेरी कंटिन्यूसली। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट वेरी कंटिन्यूसली आर सेड टू बी क्वांटाइज्ड। अब इसका मतलब क्या है? आर सेड टू बी क्वांटाइज्ड, मैंने मीनिंग तो लिख दिया है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके वैल्यूज में कंटिन्यूअस परिवर्तन नहीं देख सकते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? दैट दे हैव बीन क्वांटाइज्ड। कुछ एक सर्टेन मिनिमम होगा, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वो बदलाव में आएगा। अभी भी काफी सारी चीजें मैं हवा में बोल रहा हूं, अभी आप समझोगे धीरे धीरे। अच्छा, तो कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या? एग्जाम्पल देख सकते हैं हम? अच्छा, तो मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल, बहुत ही तुच्छ सा एग्जाम्पल, बहुत ही घटिया सा एग्जाम्पल आ रहा है। आई विल कॉल दिस एज अ सिली एग्जाम्पल। ठीक, जरा सोच के देखना। कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। सबसे पहला एग्जाम्पल है बुक स्टोर। बुक स्टोर, तो आप क्या कर रहे हैं? बुक स्टोर में जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ, जाहिर सी बात है आप तो परचेस करोगे। क्या परचेस करोगे बुक स्टोर में? भाई बुक्स ही तो परचेस करोगे। तो आप बोलोगे कि भाई साहब मुझे बुक्स दे दीजिए। आप बोलोगे सर या तो 4 बुक दे दो, है ना, या फिर आप बोलोगे 5 बुक दे दो। कुछ और बोलोगे क्या? कभी ऐसा बोलोगे क्या कि 4.5 बुक दे दो? मतलब 4 बुक तो सही मिलेगा, 1 बुक आधा फटा हुआ मिलेगा। ये संभव है क्या? तो जो नंबर ऑफ बुक्स परचेस कर रहे हो, आप क्या परचेस कर रहे हो? नंबर ऑफ बुक्स आप जो परचेस कर रहे हो वो कुछ एक पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू से चेंज हो रहा है। अगर आप 4 पे हो तो वो चेंज होकर 5 ही होगा। 4 से 4.5, 4.6, 4.7 नहीं होगा। ठीक है, तो ये बुक स्टोर का एग्जाम्पल ना बिल्कुल इसके साथ। मान लीजिए आप मैकडी गए और आप बर्गर ऑर्डर किए। ठीक है, तो आप एक साथ 4-5 बर्गर खा सकते हो, अच्छी स्ट्रेंथ है आपकी, मान लो। ठीक है, तो आपने कहा भैया मुझे 4.5 बर्गर दे दीजिए। होगा? इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल बहुत फालतू हो रहा होगा, लेकिन बहुत ही परफेक्ट बेस बनेगा अभी हमारा ये क्वांटम और क्वांटाइजेशन समझने के लिए। फिर से, क्या आप 4.5 बर्गर खरीद सकते हो? अरे खरीद सकते हो तो बोलो हाँ। नहीं खरीद सकते यार। ठीक, तो नंबर ऑफ बर्गर्स परचेज जो आप करोगे वो कंटिन्यूसली वेरिएशन नहीं आएगा। 4 से 4.1, 4.2 में नहीं जाएगा, वो 4 से सीधा किस में जाएगा? 5 में जाएगा। तो वो कितने मिनिमम से चेंज हो रहा है? वो मिनिमम कितना है? वो 1 है। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। या फिर आप ऐसा कह लो ये सारे के सारे किसके मल्टीपल है? 1 के मल्टीपल है। बात समझ में आ रही है? ठीक, और कोई एग्जाम्पल? अच्छा, एक पिक्चर देखी थी मैंने यार, हैरी पॉटर। सबसे पहला पार्ट आपको याद है? पहला पार्ट सॉर्सरर स्टोन था कि फिलोसोफर स्टोन था? तब तो मेरी उम्र भी बहुत कम थी। ठीक है, अच्छा, हैरी पॉटर में तो कुछ ऐसा सीन होता है ना कि बच्चे जो है स्टेशन पहुंचते हैं और स्टेशन में एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म रहता है। मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे क्षमा करना। वो प्लेटफॉर्म नंबर जो रहता है वो 7.5 ऐसा कुछ रहता है। जो भी है, अब आप जो जिसने देख रखी है मूवी, वो मुझे नीचे कमेंट करके बताए कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म था। क्या ऐसा प्लेटफॉर्म नंबर संभव है? इज इट पॉसिबल फॉर एनी रेलवे स्टेशन अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड टू हैव सच अ प्लेटफॉर्म नंबर? इज दिस पॉसिबल? इज दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म नंबर पॉसिबल? भाई आप रेलवे स्टेशन गए तो आप या तो प्लेटफॉर्म 3 में जाओगे और अपनी ट्रेन में चढ़ जाओगे, या प्लेटफॉर्म 4 में जाओगे और अपनी ट्रेन में चढ़ जाओगे। ये 3.5, 4.5 ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नंबर होता है क्या? दैट मीन्स द प्लेटफॉर्म दैट यू आर अबाउट टू विजिट will not take continuous values, that
will change from 3 to 4 or from 4 to 5 or from 5 to 6 and so on and so forth. ठीक है, तो जो भी बदलाव आएगा ना वो एक पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू ऐड करोगे फिर वो बदलाव आएगा। तो वो मिनिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कितनी है 1 है, इसमें भी कितना था 1, इसमें भी कितना था 1। अब हमको समझ में आ गया कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू को फॉलो करते हुए ही चेंज होती हैं और उस मिनिमम वैल्यू को हम कहते हैं क्वांटा या फिर क्वांटम। बढ़िया से मैं एक बार आपके सामने डेफिनेशन पढ़ देता हूं, जरा ध्यान से सुने, मैं लिख भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। द मिनिमम अमाउंट बाय विच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज इज कॉल्ड क्वांटम या फिर क्वांटा। ब्लैक पेन निकाल लेते हैं। द मिनिमम वैल्यू बाय विच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज इज क्वांटा। तो ये पॉइंट बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मिनिमम वैल्यू बाय विच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज इज कॉल्ड क्वांटा। अ फिजिकल क्वांटिटी को मैं पी क्यू लिख दिया, फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वांटा। क्वांटा लिख लो या मैं इसको लिख देता हूं सिंपली क्वांटम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नो दिस डाउन। इसको तो नोट कर लें। समझ में आया? तो हमने शुरुआत की क्वांटाइजेशन से। क्वांटाइजेशन का मीनिंग समझने का प्रयास किया। हमने बोला कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग फिजिक्स के वातावरण में क्या पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कंटिन्यूसली वेरी नहीं कर पाती हैं, हम लोग क्या बोलेंगे कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर क्वांटाइज्ड। ठीक है, कंटिन्यूस वेरिएशन आपको उसमें नहीं देखता है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, दे हैव बीन क्वांटाइज्ड। और उस फिजिकल क्वांटिटीज की लिस्ट में एक और नाम आज जुड़ने वाला है जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज भी क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो क्वांटाइजेशन समझ लिया। फिर ये मैंने बहुत ही घटिया एग्जांपल्स आपको दिए बुक स्टोर के, बर्गर के। ठीक, 3.5 बर्गर का भी मांगना, क्या रिस्पॉन्स आता है देखना। और इस प्लेटफॉर्म में जाने की कोशिश भी मत करना, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ आपकी कल्पना है, वास्तविकता ऐसा नहीं होता। ये वास्तविकता में प्लेटफॉर्म 3 और 4 होते हैं, कल्पना में फिक्शन उसको कहते हैं। ये प्लेटफॉर्म हो सकता है। ठीक है, इतना तो समझ में आया क्वांटाइजेशन के बारे में। मतलब तो आपको समझ में आया, कुछ मिनिमम अमाउंट होता है ना, मिनिमम वैल्यू बाय विच अ फिजिकल क्वांटिटी चेंज, उसी को हम कहते हैं क्वांटम। लेकिन अब एग्जाम्पल्स हमको देखनी है, ठीक है, जिसके जरिए हम ये समझ पाएंगे कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो यार क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिख देता हूं मैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं। स्टेटमेंट पहले लिख देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अरे यार इसमें तो पेट्रोल खत्म हो गया मेरे को लग रहा है, बंद करो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका स्टेटमेंट क्या है, जरा ध्यान से देखिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि भाई टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी, टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ is an integral multiple of, पर देख लेते हैं बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। एकदम मैंने आपको एकदम करेक्ट डेफिनेशन बताई है। टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। अच्छा, अब आपको ये सोचना है कि ये बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज असल में, आपको ये सोचना है कि ये बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज असल में ये होता कितना है सर, बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। हमको तो सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब लैब में चलते हैं। ठीक, काल्पनिक दुनिया में, काल्पनिक लैब में, यही मेरे पढ़ाने का स्टाइल है। अब आपको लैब में लेके चलते हैं। चलिए लेट्स विजिट लैब। और लैब में मैंने आपके सामने टेबल में रखे हैं 3 बॉडीज, और मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलेट करके मेरे को बताएं उस बॉडी पर नेट चार्ज कितना है, ऐसा मान लो। ठीक, लेट्स विजिट अ लेबोरेटरी। लैब में गए, क्या बोला मैंने, 3 बॉडीज हैं, ये बॉडी 1 है, लेट्स से दिस इज बॉडी 2 एंड लेट्स कॉल दिस इज बॉडी 3। लिख देते हैं ना, बॉडी 1, बॉडी 2 एंड लेट्स से दिस इज बॉडी 3। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है लैब में, ऐसे ही करते हैं ना यार, लैब में जाते हैं तो क्या होता है, टीचर्स असाइन अस सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द नेट
चार्ज ऑन ऑल द 3 बॉडीज, ठीक है, ऑल बॉडीज, ये है तुम्हारा टास्क। बहुत बढ़िया, मान लो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत स्किलफुल, तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना आता है, तो तुमने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत बढ़िया से परफॉर्म किया, और तुम्हारा रिजल्ट क्या आया ये मैं बताता हूँ। ठीक, तुम्हारा रिजल्ट क्या आया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉडी और यहाँ पे मैं लिखूंगा नेट चार्ज ऑन द बॉडी। तो बच्चों जब भी मैं नेट चार्ज लिखता हूँ इसके 2 मतलब हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है एक्सेस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई प्रोटॉन से, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में ऐसा कह लो, या फिर ये हो सकता है डेफिसिट, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो जब कभी भी हम लोग बात करेंगे एक्सेस की तो मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, जब भी हम लोग बात करेंगे डेफिसिट की वहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, डेफिसिट के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपना बॉडी छोड़ के दूसरे जगह चले जाता है, बॉडी जो जगह छोड़ दिया क्या क्रिएट हो गया, एक वॉइड क्रिएट हो गया, वही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज तो सेम रहता है, लेकिन हमने अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से एक को माइनस मान लिया और दूसरे को प्लस मान लिया। अच्छा ठीक है, तो बॉडी, कितनी बॉडीज हैं भाई हमारे पास, we've got B1, we've got B2 and what we have is B3। चलिए भाई ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं ना एक्सपेरिमेंट करके, चलिए वो भी बना लेते हैं, बहुत सुंदर, आय हाय, बहुत बढ़िया। नेट चार्ज का वैल्यू किस में रहता है, कूलम में रहता है। ठीक है, अभी थोड़ा और चर्चा करेंगे कूलम पे भी, टेंशन मत लो, एकदम ऐसे प्यार से बताएंगे ना, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, अच्छे से समझ लो इसको। सबसे पहले बॉडी में हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमने पाया कि इसमें नेट चार्ज जो आ रहा है वो आ रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ यूनिट कूलम। दूसरे बॉडी में किया तो हमने पाया ये आ रहा है 6.4 इंटू 10⁻⁹। तीसरे बॉडी में किया तो हमारा आया आंसर, यार एक मिनट रुक जाओ, 11.2, ठीक है भाई, 11.2 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया। अरे भाई कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, कैन यू सी अ पैटर्न, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ दिख रहा है कि नहीं, एक पैटर्न है यहाँ पे। ऑल दीज वैल्यूज, ये जितनी भी वैल्यूज हैं अब, ऑल दीज वैल्यूज आर मल्टीपल ऑफ समथिंग ब्यूटिफुल, लिखता हूं मैं ऑफ मल्टीपल ऑफ समथिंग ब्यूटिफुल। चलो ऐसा ही लिख देते हैं, थोड़ा सा आज़ादी ले रहा हूं मैं लिटरेचर की, समथिंग ब्यूटिफुल। और वो समथिंग ब्यूटिफुल क्या है बच्चों पता है, दैट इज चार्ज। कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक को पहले लिख लेना भाई, मैंने गलती से चार्ज पहले लिख दिया। ऑल दीज वैल्यूज आर मल्टीपल ऑफ समथिंग ब्यूटिफुल, व्हाट, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आप याद रखो, इसमें अगर आप ध्यान से देखो पैटर्न, तो ये जो है इसको यार मैं थोड़ा छोटा छोटा चीटी चीटी लिखूंगा, क्षमा करें मुझे। इसको अगर आप देखोगे तो ये कितना आएगा, इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कितना हो सकता है 1.6। ठीक, अब ऐसा देखो, ऐसा लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको जरा देखिए तो बच्चों, इसको कितना होगा 4 टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये जितने भी बॉडीज हैं हमको साफ साफ नजर आ रहा है ये इंटीग्रल मल्टीपल है किसी के, किसके, बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। ऑल ऑफ दीज बॉडीज, द टोटल चार्ज ऑन ऑल ऑफ दीज बॉडीज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। तीसरे का पता लगाइए, जल्दी बताइए बताइए बताइए, कितना, 16 को 7 से गुणा करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो ये जो 1.6 वाला जो फिगर आ रहा है बच्चों, ये जो 1.6 वाला फिगर आ रहा है ना, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया, माइनस में है तो इलेक्ट्रॉन, प्लस में है तो प्रोटॉन। बात क्लियर हो गई। और हमें किससे मतलब रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक, या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमें इससे मतलब रहता है, ऑब्जेक्ट जब न्यूट्रल है तो कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रल मतलब जितने भी एटम्स हैं किसी एक एटम में फोकस करो, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई दिक्कत नहीं। उसके पास कोई लेके भी आओगे चार्ज ऑब्जेक्ट को तो उसको ना खींचेगा, ना उसको दूर फेंकेगा, ना पुश करेगा ना पुल करेगा। हाँ, लेकिन ये अगर अनस्टेबल हो जाए या फिर इसमें इनबैलेंस क्रिएट हो जाए, कहने का मतलब ये है, अगर आपने देख सकते हो बहुत सारे एटम से मिलके ये बना हुआ है,
किसी एटम में फोकस किया और आपने पाया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में इनबैलेंस क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन कम हो गए, या वाइसा वर्सा, कुछ भी कह लो। ऐसी परिस्थिति में ये एक पोटेंशियल कैंडिडेट है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है और इलेक्ट्रिक फोर्स को रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। समझ में आया? तो चार्ज डेफिसिट या फिर चार्ज एक्सेस, ऐसी परिस्थितियों में ही क्या होगा, बॉडी अट्रैक्ट या फिर रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्शन और रिपल्जन को रिस्पॉन्ड करेगा। बहुत सही, इतना तो हमको समझ में आ गया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
तो NCERT एक बार खोल के देखना, और मेरे लेक्चर के बाद तो मेरा ये सुझाव रहेगा NCERT को भी थोड़ा रिवीजन करा करो। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ ना पुस्तक से आपको, 1.602192, इतना याद नहीं करना है, टेंशन मत लो। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। भाई बच्चों अगर आप इतना ही याद कर लो तो बहुत है। ओके, तो ये था क्वांटाइजेशन। ठीक, अब चालू करते हैं कि न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से आते हैं, और ज़रा सोच के देखना, थोड़ी देर में मैं बताता हूँ 1 कूलम में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन संभव है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज़रा सोच के देखो। ठीक है भाई, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग अब डिस्कस करते हैं। हम लोग जानना चाहते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस आर या फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमें ये बताना है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस आ जाएंगे या इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, ये हमको बताना है। तो ये तो बहुत ही आसान है। कौन सा ये? एग्जाम्पल 1, यहाँ से चालू करता हूँ मैं कहानी। एग्जाम्पल 1, हाँ भाई, मैं थोड़ा सा समय लेके बताऊंगा, कोशिश करना कि आप लोग उसको 1.25x की स्पीड में देखो, नीचे प्लेयर सेटिंग्स में हो जाएगा वो, थोड़ा सा मैं समय लूँगा। कोई एक बॉडी है, ये बॉडी बना लेते हैं। इस बॉडी में कितना चार्ज है? Q, 1 कूलम का। अच्छा, तो हमको बताना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाएंगे, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा कह लो। तो हम जानते हैं, अब राइट हैंड साइड में मैं वो चीज़ लिखूंगा जो मेरे को कैलकुलेट करनी। मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतने कूलम मतलब एक इलेक्ट्रॉन। आपको कितने के लिए बताना है? आपको इतने कूलम के लिए बताना है, तो सीधा इसको डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या बचेगा? 1 कूलम बचेगा। तो यहाँ पे सीधा मैं इसको कर देता हूँ 1 कूलम मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19, और ये आंसर आ जाएगा आपको कूलम में। ये उत्तर कितना आएगा? मेरे पास तो लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ 6.25 × 10⁸ बस खत्म, बहुत ही सिंपल। दूसरा एग्जाम्पल देखें, चलिए दूसरा देखते हैं। टॉप राइट में देखिए, आपको प्रश्न दिखाई देगा, एग्जाम्पल 2। हाँ भाई, कुछ कुछ आपके NCERT के भी हैं, ठीक है, और कुछ कुछ अरोरा से भी क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। तो सेकंड एग्जाम्पल जो है वो NCERT का है बेसिकली। इसमें कह रहा है कि एक बॉडी जो है वो हर सेकेंड 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल रही है अपने से। ठीक है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। ठीक है, कहने का मतलब ये, देखो हर सेकंड कितना निकल रहा है? 10⁻⁹। तो ऐसा समय बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उनका चार्जेस भी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और एक समय पे कितना हो जाएगा? 1 कूलम के बराबर हो जाएगा। वो समय निकालना है। तो जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। देखो 1 सेकेंड, अच्छे से लिखते हैं। 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं? 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, बस इतना लिखता हूं। अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो इसी के सापेक्ष करिस्पॉन्डिंग इसका चार्ज कितना होगा? 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ में आया? ठीक, अच्छा, ये हम लोगों ने बेसिकली क्या निकाल लिया? इतना चार्ज 1 सेकेंड में। हमें क्या बताना है? ऐसा करते 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 1 कूलम के लिए कितना समय लगेगा। अब जरा सोच के देखिए क्या करेंगे हम इसमें। सोच के देखिए, ये कूलम में है, ये सेकेंड में है, तो 1 कूलम के लिए कितना लगेगा? फिर से इसको एक बढ़िया तरीके से लिखते हैं। देखिए ये 10⁻⁹ है ना, अच्छा 1.6, और इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 1.6
इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा, है ना। -19 + 9 कितना हो गया, -10। और ये कूलम, इतना कूलम कितना, 1 सेकेंड में। फिर से एक बार क्वेश्चन को विजिट करते हैं। तो प्रश्न में हमारे पास एक बॉडी है जो कि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रही है अपने से, ओके। एंड व्हाट वी वांट टू वर्क आउट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। तो हर सेकंड कितना निकल रहा है, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। तो हर सेकंड चार्ज कितना निकल रहा है, 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कर लिया हम लोगों ने सॉल्व। कितना, इतना कूलम कितने देख रहे हैं, 1 सेकंड में। तो आपको तो 1 कूलम के लिए पूछा है ना, 1 कूलम के लिए पूछा है तो कर दो। 1 कूलम में कितना होगा, ये डिवाइड हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19। और बच्चों ये आंसर आएगा आपका किस में, सेकेंड्स में। हो गया सॉल्व। कितना आएगा बताएं, कितना आएगा, 6.25 इंटू 10⁻9। ये वैल्यू आएगी बच्चों 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स, ठीक है। अगर शांति नहीं मिली है, ये बहुत बहुत ज़्यादा है ना, ये बहुत बड़ी वैल्यू है 6.25। इसको चाहो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। और थोड़ा रियलिस्टिकली सोचने के लिए एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं अपन। देखिए हम क्या करेंगे, ये भी सेकंड में है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, कितने होते हैं, 60 से डिवाइड कर दो। अब ये किस में आ गया, इसको सॉल्व कर लोगे तो मिनट्स में आ गया। अच्छा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो जैसे ही फिर से मैंने 60 से डिवाइड किया, अब वो किस में आ गया, आवर्स में आ गया। बात समझ में आया। अब एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24। तो जैसे ही मैं 24 से डिवाइड किया तो वो किस में आ गया, अब डेज में आ गया। और एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो जैसे ही मैं इसको 365 से भाग करूंगा, डिवाइड करूंगा, आई विल गेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन, अब मेरे को मिल जाएगा किसमें, ईयर्स में। तो ईयर्स में बच्चों इसका आंसर आ रहा है 198, कितना, 0.18। बहुत बढ़िया, सरल है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा हो थोड़ा सा कहीं, तो स्लाइडर को पीछे लेके जाओ और फिर से देख लो, बहुत ही सरल है। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन तो हम लोगों ने बना लिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो, ठीक। तो मैं इसको मिटाता हूं। अब तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। वहां पे देखिए आपको मिल जाएगा तीसरा प्रश्न। ओके, एग्जाम्पल 3। हाँ भाई, एग्जाम्पल 3 यार यहाँ पे करते हैं यार, ऐसा मेरा मन कर रहा है, कुछ भी करता है। एग्जाम्पल 3। हाँ भाई बताइए, कंघी करने वाला कोई व्यक्ति है, कंघी कर रहा है। कंघी करते 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 बाल में से कितने इलेक्ट्रॉन्स जगह छोड़ देते हैं, गनीमत है उसके बाल नहीं निकल रहे, इलेक्ट्रॉन्स ही निकल रहे हैं। बाला मूवी बन जाती नहीं तो, ठीक है। जोक्स अपार्ट, तो यहाँ पे देयर इज अ गाय हु इज कूमिंग, वेरी नाइस। सो सम काइंड ऑफ रबिंग इज गोइंग ऑन। रबिंग होगी ना, प्लास्टिक का कोम्ब है और आपके बाल हैं तो रबिंग तो हो रही है। रबिंग है तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कहाँ पे चले गए, कंघी में चले गए, कोम्ब में चले गए। तो यार इसको थोड़ा सा पिक्चराइज कर देता हूँ मैं। ये है हेयर और यहाँ पे क्या है, ये कोम्ब। बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रॉन्स जंप कर गए, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स जंप कर गए, हाँ भाई ये है 10⁻22। अरे 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 अरे, बहुत इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से निकल गए, यहाँ जगह खाली हो गया, तो यहाँ पे डेफिसिट हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेस हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अगर कोई बोले कि कोम्ब में नेट चार्ज निकालो, तो नेट चार्ज का मतलब है एक्सेस चार्ज, और वो कैसा स्वभाव का है, नेगेटिव, और वैल्यू आप निकाल लोगे, कोई समस्या नहीं है। अच्छा निकालना क्या है, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय कोम्ब। अरे रे 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 रे, ये तो बहुत ही तुच्छ सा प्रश्न है। Q बराबर है ऐसा लिखते हैं, Q कंघी, Q कोम्ब बराबर क्या होता है बच्चों, Ne। संख्या कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ने का ट्रांसफर हुआ है, 10⁻22। वाह भाई, मल्टीप्लाइड बाय एक चार्ज या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसको अगर आप हल करोगे तो यार 22 में से 19 गया, कितना बचा, 3, 1.6 10⁻3 इतने कूलम। समझ में आया। और ये कैसा चार्ज है भाई, यहाँ पे सम्मान देना पड़ेगा। कोम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा,
माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अरे ये मोबाइल क्यों बज रहा है, इसको साइलेंट मारो, डाटा बंद कर दो सीधा। चलिए कितने हो गए, 3 हो गए। अरे एक और लगाते हैं, एग्जाम्पल 4। जरा बच्चों पढ़िए, जरा देखें। अब आप बना लोगे यार, क्वांटाइजेशन के प्रॉब्लम्स तो आप इजीली बना लोगे, और इतनी वैरायटी मैंने करा दी तो इसमें कवर ही हो जाना है आपका सब कुछ। क्या पूछा है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ 250 ग्राम कप ऑफ वाटर। चाय का प्याला है, नहीं चाय का प्याला नहीं है, चाय नहीं है, पानी है, हाँ लेकिन कप है। सो थोड़ा सा रियलिस्टिक करते हैं, and let's say we've got a cup and there is water in this cup, something like this, lovely, and this is the handle of the cup, beautiful, and there is some water। क्या है इसमें, water। कितना वाटर है, तो ये भी प्रश्न में हम लोग को स्पेसिफाई कर दिया है भाई, ये है 250 ग्राम। बहुत सही, 250 ग्राम पानी हमसे ये बता रहा है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है ना आपने। हमसे ये पूछा है कि कितना पॉजिटिव या फिर कितना नेगेटिव चार्ज होगा। हमको बोला है कितना पॉजिटिव चार्ज है या फिर कितना नेगेटिव चार्ज है। ये कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे तो कोई रबिंग हुई नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर हुए नहीं है, तो ये अलग प्रकार का प्रश्न है। यहाँ पे आपको एक्सेस चार्ज या डेफिसिट चार्ज निकालने नहीं बोला है, नेट चार्ज निकालने नहीं बोला है। यहाँ पे सीधा आपको बोल दिया कि भैया आप निकाल के बताइए टोटल चार्ज कितना है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी संख्या पता कर लो, और 10 टू द पावर, और मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वो कूलम्स में वैल्यू आ जाएगा करस्पॉन्डिंग। ठीक है, एक तरीका तो ये। तो इसको आगे बढ़ने के लिए बच्चों थोड़ा सा हमको लगाना पड़ेगा हमारे केमिस्ट्री के स्किल्स, बताते हैं आपको। थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट। देखिए क्यों मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा अभी आपको बताते हैं। सुंदर प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। थोड़ा केमिस्ट्री के भी, रसायन के भी स्किल्स अभी आपके काम आएंगे। हाउ कैन वी अप्रोच दिस, जस्ट थिंक अबाउट इट, थिंक, आई विल ऑल्सो थिंक। क्या निकालना है, निकालना क्या है, ऑब्जेक्टिव में पहले क्लियर कर देता हूँ। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये निकालना है आपको। Q बराबर कितना है, तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, Q बराबर N इंटू ई। तो अब आपका ऑब्जेक्टिव है ये N कितना है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वाटर, बोले तो H2O। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। ये तो आपको पता है ना कितना होता है, अरे सोचो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और क्या है, ये तो आपको पता है। फिर से प्रश्न को देखते हैं। एक कप है, कप में पानी भरा हुआ है, कितना ग्राम, 250 ग्राम पानी है। तो हमसे पूछा जा रहा है उसमें टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, ये बताना है। ठीक है, तो Q बराबर क्या होता है, N ही होता है। ये तो पता है हमको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। हमको ये पता करना पड़ेगा कि 250 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं, किसकी बात कर रहे हैं, H2O की। H2O में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम कह लो और इसको 1 ऑक्सीजन एटम कह लो। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, इसमें कितने होते हैं, एक एटम में 1 होता है, तो 2 में 2 हो गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और ऑक्सीजन में कितने हो गए, H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने H2O मॉलिक्यूल से अगर ये कुछ पता लग जाए तो यार काम बन जाएगा। तो थोड़ा सम्मान देने के लिए ना, यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सम्मान देने के लिए मैं नीले रंग का उपयोग करता हूँ। अरे रे 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 रे, ओके, करें आगे बढ़े। हाँ भाई, ये ढक्कन भी गिर जाता है बार बार। मोल कॉन्सेप्ट प्यार से लिखेंगे, 1 मोल। 1 मोल बराबर कितना होता है बच्चों, एवोगाड्रो नंबर, Na पार्टिकल्स ऐसा बोलते हैं। ध्यान से देखिए, एकदम प्यार से बताएंगे आसानी से। 1 मोल में किसी भी सब्सटेंस के लिए 1 मोल मतलब इतने पार्टिकल्स, इतने कितने मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर नहीं पढ़ा 11वीं में तो फिर दिक्कत है, वो पता होना चाहिए। इतने पार्टिकल्स भी बोल सकते हो, और अगर सब्सटेंस कोई एटम है तो एटम भी बोल सकते हो, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। ठीक,
अब हम तो किसकी बात करेंगे, 1 मोल। हम बात करेंगे किसमें, Na, कितना, मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका, वाटर। और इसका मास कितना होगा, जरा सोच के देखिए, मास कितना होगा, सोचिए सोचिए। मास के लिए बारे में तो हमको सोचना पड़ेगा ना। ऑक्सीजन का कितना रहता है, H2O हम लोग बोल रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ऑक्सीजन का हो गया 16 और कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसका हो गया 2, 16 और 2 कितना हो गया, 18। तो ये आ गया 18 ग्राम। 1 मोल में कितने होते हैं, 18 ग्राम। एक मॉलिक्यूल H2O का अगर 1 मोल में बात करूं तो उसमें कितना होता है, 18 ग्राम। 18 ग्राम क्या, H2O। एक बार फिर से बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की, जरा ध्यान से सुनिए। हमें अल्टीमेटली ये 250 ग्राम पानी में कितना चार्ज है ये पता करना है। चार्ज पता करने के लिए तो 250 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये पता करना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं क्या जानता हूं कि एक मॉलिक्यूल में, H2O के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतना ही मेरे को पता है। तो अगर मेरे को मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो पता चल जाए तो उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूंगा। ठीक, तो मेरा अभी उद्देश्य राइट नाउ द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब इसको कैसे हम ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करते हैं ये देखते हैं। 18 ग्राम इतने मॉलिक्यूल्स, फिर से लिखते हैं इसको, 18 ग्राम्स में 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो हमको कितने ग्राम्स के लिए निकालना है, 250 ग्राम पानी के लिए निकालना है। तो 250 ग्राम में कितना हो जाएगा, पहले तो 18 से भाग कर दो, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और किससे गुणा हो जाएगा, will be multiplied by 250 and this value that you are going to get is the number of molecules so damn easy। ठीक है, कभी भी फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन पढ़ते तो सबसे पहले देखो कि यार ऑब्जेक्टिव क्या है। एक बार ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए इस क्यू को निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ा। अभी फिलहाल हम कहां पहुंचे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन इसको जैसे ही मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे को किसका वैल्यू मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा वैल्यू किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो देखिए बच्चों, इसको ये तो मैं पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है, इसको मैं और किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ जाएगी। कितने ग्राम में, 250 ग्राम पानी में। अरे यार अब वैल्यू कितना आया मैं आपको बताता हूं, कितना आया, ये आ रहा है 8.36 इंटू 10 टू दी पावर 25। कहाँ लिखे, अरे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। कितना, 8.36 इंटू 10 टू दी पावर कितना बोला है, 25। इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 250 ग्राम पानी में, वाटर में। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, दैट्स द चार्ज। अच्छा, दैट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकाल लिए। अब तो चार्ज निकालना तो बड़ा ही आसान है। सो चार्ज अब अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है तो चार्ज निकालना कोई बड़ी बात नहीं। ये इसको आप बोल सकते हो 8.36 इंटू 10 रेज टू 25। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू -19 और ये हो गया कूलम में। इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। आएगा कितना मैं बता देता हूँ, 1.33 इंटू 10 टू दी पावर 7 कूलम्स। दैट्स इट। नोट कर लो भाई, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन भी हल्का फुल्का ही है, बिल्कुल टेंशन मत लो, नोट कर लो, है ना, नॉट टू वरी एट ऑल। बता दे, चलिए मिटा देते हैं भाई। ओके, कहाँ से मिटा रहे हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। ऑलराइट, कोई होमवर्क नहीं दूंगा मैं, जो भी करना है क्लास में करना है, आपको और मुझे मिल के करना है। अगला जो प्रश्न है, अगेन दिस इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम एनसीईआरटी, अनसॉल्व्ड आपको मिल जाएगा। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वुल। अच्छा, पॉलीथीन कौन सा एग्जाम्पल है भाई ये, एग्जाम्पल 5। सो व्हाट वी हैव ओवर हियर इज अ पॉलीथीन। व्हाट हैज इट बीन रब्ड विथ, इस पॉलीथीन को, अच्छा ऐसा नहीं लगाते अभी, चलो
दिस पॉलीथीन हैज बीन रब्ड विद सम मटेरियल, व्हाट इज दैट मटेरियल? इसको रब किया गया है वूल के साथ। फैंटास्टिक। अब द पॉलीथीन में जो चार्ज है क्यू पॉली कितना है ये? कैसा चार्ज है? इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। इसको ऐसा लिखते हैं ना, माइनस में 3 × 10⁻⁷ कूलम्स। लवली। इतना चार्ज है पॉलीथीन में। अगर पॉलीथीन में नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है वुल में कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आए हैं, ठीक। ये किसका मतलब है? इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है कहाँ से? वुल से इधर। तो यहाँ वॉइड क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ डेफिसिट। एक्सेस मतलब नेगेटिव, डेफिसिट मतलब पॉजिटिव। ओके, अब सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें बताना है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम विच टू विच। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। तो बच्चों इसमें तो ज़्यादा कोई टेंशन है ही नहीं। ये आपका नेट चार्ज है। क्या है ये? नेट चार्ज। कैसा नेट चार्ज? कौन सा वाला? डेफिसिट है कि एक्सेस है? ये एक्सेस है, तभी तो उसमें माइनस का साइन लगा हुआ है। और मैं जानता हूँ Q बराबर होता है NE। तो Q कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻⁷। अभी मैग्नीट्यूड में चलेंगे। N, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। सॉल्व कर लो आप, N का वैल्यू आपको मिल जाएगा। इसको सॉल्व करोगे N का वैल्यू कितना मिलेगा? ये कितना आ रहा है यार? 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 1.6 कितना? 1.875 × 10⁻12। 1.875 × 10⁻12 ये आ रहा है, ठीक है। कितना? इलेक्ट्रॉन्स। लवली। क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में बच्चों क्या पूछा है जरा देखिए। इज देयर अ मास ट्रांसफर? उसको लिखा है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। क्या ऊन से पॉलीथीन में कोई मास ट्रांसफर हुआ है? हाँ भाई हुआ तो है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया है, तो इलेक्ट्रॉन कुछ मास भी तो कैरी करता है भाई। मास तो कैरी करता है, चार्ज भी कैरी करता है। ये दोनों बहुत फंडामेंटल है। तो भाई फिर से मैं पढ़ता हूं। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल? इज देयर प्रश्न पूछ रहा है। हाँ भाई ट्रांसफर ऑफ मास है। ट्रांसफर है। कहां से कहां तक? ट्रांसफर फ्रॉम, भाई ट्रांसफर है वूल से पॉलीथीन तक। बहुत बढ़िया। आपको ये अगर पूछता है कि भाई कितना ट्रांसफर हुआ है ये बताओ, मास निकालना है। ओके, मास निकालना है, ठीक है। तो इसको आप बोलो मास ट्रांसफर्ड। मास ट्रांसफर्ड, ये अगर हमको ये के निकालना है तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए? मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा 1.875। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। किधर गया? इंटू 10⁻12 हो गया। ये तो इतनी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई। एक इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है ये आप जानते हैं, 9.1 × 10⁻⁻31। बहुत ही छोटा वैल्यू। अब ये आंसर आएगा कितना आपका? केजीज में। और ये वैल्यू आएगा 1.7 × 10⁻⁻18। लगभग 1.7 × 10⁻⁻18। क्या? बहुत छोटी वैल्यू है ये, ठीक। हाँ, तो काफ़ी कुछ कवर कर लिया बच्चों आज हमने इस चैप्टर 1 के सेशन में। अब अगले लेक्चर में सिर्फ चर्चा फोर्सेस की होगी। कौन से फोर्सेस? कूलोम्बिक फोर्सेस की। उसके लिए सबसे पहले तो कूलम्स लॉ हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज जितना पढ़ाया उसको ध्यान रखना। 2 वीडियोस अब बन चुके हैं। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लो। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट लगी है, क्लास 11th की भी लगी है, 12th की भी लगी है। तो बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाएगा मैं एक एक करके सारे वीडियोस अपलोड करते जाऊंगा और वीडियो की क्वालिटी एक नंबर होगी, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अलविदा कहने का समय आ गया है। टेक केयर, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।